दोस्तों, हमारी ये कहानी आज एक अलग टॉपिक पर बेस्ड है। और जितना हमारे लिए प्यार ज़रूरी है उतना ही लोगों का साथ। अगर हम आपसे कहें कि प्यार के साथ साथ विश्वास और एक दूसरे का सहयोग लोगों को अगर मिलता रहे तो लाइफ एक अच्छे स्थान पर पहुंच जाती है। फिर लगने लगता है कि आप एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो। आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जिनको संपूर्ण प्यार नहीं मिल पाता है वो किस हद तक पहुंच जाते हैं, अपने लाइफ में क्या क्या कर लेते हैं वो लोग। कुछ लोग मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग शारीरिक रूप से परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग आर्थिक रूप से परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग सामाजिक रूप से परेशान हो जाते हैं और कुछ और तरीके से परेशान हो जाते हैं। आज हम आपको एक बीमारी के बारे में बताने वाले हैं जिसको मेडिकल साइंस में नेक्रोफिलिया कहते हैं। मेडिकल साइंस की भाषा में नेक्रोफिलिया कहते हैं। दोस्तों, इस बीमारी से जो लोग ग्रसित होते हैं वो रिजेक्शन से डरते हैं। दोस्तों, आप फील करके देखो। दोस्तों, आपको किसी दुकानदार से मिठाई तो चाहिए लेकिन वो बदले में ना करे। ऐसी पर्सनालिटी उसके सामने आपको डेवलप चाहिए। आपको किसी से 10 रुपए तो चाहिए लेकिन जवाब में यस होना चाहिए, नो नहीं होना चाहिए। ये इस टाइप के लोग होते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इसका इलाज संभव नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है, परंतु लोगों को पता चले तब तो। मनोविज्ञान में इसका इलाज है, काउंसलिंग है और ढेर सारी चीज़ें हैं। तो ये लाइलाज बीमारी नहीं है। बस लोगों को इसके विषय में पता चलना चाहिए कि ये नेक्रोफिलिया से ग्रसित है। ये लोगों को इसलिए भी नहीं पता चलता है क्योंकि उसे खुद नहीं पता चलता है कि उसे कोई बीमारी है। और अब जब उसे ही नहीं पता है तो लोगों को दूर दूर तक पता चलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो आइए हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। जब एक व्यक्ति नेक्रोफिलिया से ग्रसित हुआ तो वो क्या किया, क्या नहीं किया। दोस्तों, ये बात लगभग 2016-17 की रही होगी जब आसिफ आदिल 2 भाई हुआ करते थे और एक ही छत के नीचे रहा करते थे। आदिल एक लड़की रेशमा जिसे बेइंतहा मोहब्बत करता था। वो जब भी मुखातिब होता कब्रिस्तान में मुखातिब हुआ करता था। दोस्तों, उसका मानना था कि कब्रिस्तान बहुत अकेलापन होता है और वहाँ पे जब किसी को दफनाना होता था तब तक कोई आता नहीं था। जो गार्ड होते हैं, जब तक आप कब्रिस्तान में बॉडी को छेड़छाड़ ना करो तब तक वो भी आपको नहीं बोलेंगे। तो वो लोग रात में, दिन में, दोपहर में कभी भी कब्रिस्तान में मिला करते थे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कब्रिस्तान में लोगों को मिलना ही चाहिए, लेकिन ये लोग कब्रिस्तान में मिला करते थे इसलिए ये बात हम कह रहे हैं। वो कब्रिस्तान में मिला करता था और रेशमा भी उसकी आदी हो चुकी थी इसलिए वो भी कब्रिस्तान में मिला करती थी। ये दोनों लगभग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके थे और इनका प्यार परमान चढ़ चुका था। वहीं आदिल के पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया और किसी दूसरे शहर में वो आ गए। उसके बाद उसका मिलना जुलना तो बंद हो गया, परंतु किसी वजह से रेशमा की भी फैमिली का उसी शहर में ट्रांसफ़र हुआ जिस शहर में आदिल की फैमिली का ट्रांसफ़र हुआ था। तो अब क्या हुआ कि फिर दोनों मिलने लगे पहले की तरह। इधर आसिफ परिवार में छोटा होने की वजह से माता पिता का बहुत लाडला था। आसिफ अपने मन ही मन
कुछ इस प्रकार की चीजें सोच रहा था, जैसे रेप और बलात्कार, सेक्स। अगर ऐसा मुझे करना हो तो मिलेगा कौन? क्यों ना एक कब्रिस्तान में चला जाए और किसी बॉडी को निकाल के ऐसा किया जाए, क्योंकि वो हमें मना तो कर नहीं सकते। और गया, ऐसा किया और करने के बाद वैसे ही छोड़ के वापस चला आया। ऐसा उसको करने में बहुत मजा आया दोस्तों, और ये सिलसिला चलने लगा। दिक्कत तो तब हुआ जब वहाँ पे काम करने वाला गार्ड वो आए और देखे कि एक बॉडी अपने कब्र से बाहर निकली है और जैसे तैसे उसे दफना दिया। बात आई गई हो गई। उसके बाद ये सिलसिला लगभग डेली चलना शुरू हो गया। एक व्यक्ति कल ही अपनी बहन को दफनाया था, जो कि 22 साल की थी और रोड एक्सीडेंट में उसका इंतकाल हो चुका था। वो कब्रिस्तान में रात को गया, उसकी बॉडी को निकाला और वैसा ही किया जैसा वो फीमेल बॉडियों के साथ करता था। तो अगले दिन उसका भाई उस पर फूल चढ़ाने आता है और देखता है कि उसका बॉडी इस तरह से बाहर है, तो गार्ड को गालियां और धमकी देना शुरू कर दिया और कहा कि किस तरह से तुम लोग करते हो, शर्म नहीं आते, यही तुम लोग की मानसिकता है, इसी चीज का वेतन लेते हम तुम सबका सर काट के फेंक देंगे, इसी वक्त इसी लम्हा हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे। आज तुम इन लोगों के साथ ऐसा कर रहे हो, कल को तुम्हारी बेटी बहन रहती तो तुम क्या करते? ऐसा इसी चीज का देखभाल करते हो तुम, इसी चीज का वेतन लेते हो, तनख्वाह लेते हो, इसी वक्त तुम्हारा कंप्लेन दर्ज कराएंगे पुलिस में। और इतना कहते कहते वो 100 नंबर डायल करके पुलिस को बुला देता है। वो कहता है, सर हम कल ही अपनी बहन को दफना के गए थे, लोग पता नहीं कैसा काम करते हैं कि आज ये बॉडी हम देखे तो बाहर पड़ी है। उसके पास तो साइंस का प्रोफेशन था नहीं, तो उसे कैसे पता चलता बॉडी के साथ कुछ हुआ भी है या नहीं। इसलिए पुलिस अपने साथ फॉरेंसिक टीम और उस तरह की टीम को लाई जो बॉडी और जमीन को जांच करते हैं। वो लोग चेक कर सकते थे कि बॉडी के साथ कुछ हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो फाइनली ये चेक करने के बाद पता चला कि इस बॉडी के साथ किसी व्यक्ति ने रेप किया है। तब फॉरेंसिक टीम से पुलिस कहती है कि सर हो ना हो कोई इंसान है जो इस बॉडी के साथ ये ऐसा करता है। क्यों करता है वो तो डॉक्टर ही बता सकता है। बहरहाल वर्तमान में तो यही रिपोर्ट है। पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ उस बॉडी को ले डॉक्टर के पास लेके गई और डॉक्टर से पूछा कि सर एक इंसान मृत बॉडी के साथ रेप कैसे कर सकता है और क्यों कर सकता है, और इसके पीछे उसकी क्या मंशा रही होगी। डॉक्टर ने कहा, ये किस तरह का मजाक कर रहे हो आप लोग? सर हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम फॉरेंसिक टीम के साथ एक बॉडी को लेकर चले आएं, और आप अभी इस बॉडी को चेक कीजिए और जो बता सकते हैं वो बताइए। दोस्तों उस पुलिस वाले की बात सुनकर डॉक्टर थर्रास आ गया और कांपते हुए स्वर में कहा, आज पहली बार एक मृत बॉडी के साथ ऐसा केस देखने को मिला है। डॉक्टर फाइनली उस बॉडी को चेक करता है और बताता है कि सर इसके साथ किसी ने रेप किया है। पुलिस वाले कहते हैं, लेकिन सर एक बॉडी के साथ कोई क्यों रेप करेगा? क्या उसके पास कोई और विकल्प नहीं है? माना कि रेपिस्ट को जिंदे में मजा आता है, लेकिन मुर्दों में क्या रखा है? तो डॉक्टर उसे समझाते हैं। दोस्तों डॉक्टर कहता है
फौरन इस बॉडी को हमारी नज़रों से दूर ले जाओ, वरना हमें हार्ट अटैक आ जाएगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे एक व्यक्ति मुर्दी बॉडी के साथ ऐसा क्यों करता है। अब इधर पुलिस वालों को इस विषय पर कोई खास जानकारी तो थी नहीं। अब डॉक्टर की बात सुनने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। तब वही डॉक्टर बताना शुरू करता है, दोस्तों सर ये एक बीमारी है जिसको मेडिकल साइंस की भाषा में निक्रोफिलिया कहते हैं। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति रिजेक्शन से डरता है। वो नहीं चाहता है कि उसे कोई भी व्यक्ति रिजेक्ट करे। और ज़रा आप दिमाग लगाओ और बताओ कि लाश किसी को रिजेक्ट कर सकती है क्या? हाँ, मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकता कि निक्रोफिलिया से ग्रसित व्यक्ति रेप ही कर सकता, वो बहुत कुछ कर सकता है। फील करो कि अगर वो किसी जिंदे के पास जाए और कहे कि हमें तुम्हारे साथ ये सब करना है, तो क्या उसके द्वारा करने का सहमति उसके द्वारा जताया जाएगा? पुलिस वाले कहते हैं इशारे में, नहीं, ये सभी लक्षण निक्रोफिलिया के हैं और निक्रोफिलिया से ग्रसित व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। कोई स्वस्थ व्यक्ति ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। तो पुलिस वालों ने पूछा कि इनके बारे में पता लगाने का कोई और तरीका है? अरे भाई, हम ये कैसे बता सकते हैं? ये कोई उड़ता जहाज थोड़ी है कि हम आपको इसका नंबर दे दिए, लो ये है पकड़ लो। हमारी तुम्हारी तरह साधारण जिंदगी ही जीते हैं। अगर इसको पकड़ना चाहते हो तो कब्रिस्तान में काम करने वालों से सख्ती से पूछो। क्या पता कब्रिस्तान में काम करने वाला कोई व्यक्ति ही हो। उससे संबंधित पुलिस उन सबको वहां बुलाती है और इसके संबंध में सख्ती से पूछताछ करते हैं, दोस्तों। फाइनली कब्रिस्तान में काम करने वाले लोगों ने उन सभी बॉडियों को दिखाया जिसे उन लोगों ने कभी दफनाया था। इससे ये बात तो तय हो गया, दोस्तों, कि कई लोग नहीं, इस काम को कोई एक ही व्यक्ति कर रहा है। और पुलिस पुरजोर तरीके से उसका तलाश करने के लिए लगी हुई थी, दोस्तों। इधर रेशमा का धूमधाम से निकाह होने वाला था, दोस्तों। तभी आदिल ने रेशमा को कॉल किया, दोस्तों, और कॉल करके पूछा कि शादी तो कर रही हो, खुश रह पाओगे ना हमारे बिना? तो रेशमा ने कहा कि मैंने कब कहा था कि हमें फैसल मियाँ से शादी करना है? तुम तो कुछ कर नहीं रहे हो, और 2 दिन में अगर तुम कुछ नहीं कर पाए ना तो खुदा के लिए तुम तीसरे दिन उसी कब्रिस्तान में हमें दफना देना जहां तुम हमसे मिलने आया करते थे। दोस्तों, तभी आदिल रो पड़ा और कहा, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारी जान नहीं हमारी जान है, खुदा के लिए तुम ऐसा मत बोलो। हम तुमसे ही एक पल भी दूर नहीं रह सकते, और यकीन मानो हमारा हम जल्द से जल्द कुछ करने की कोशिश करते हैं। फाइनली दोस्तों, आदिल अपने दोस्तों को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम मौलवी वगैरह का व्यवस्था करो, हमें तत्काल रेशमा से निकाह करना है, किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में। इधर आदिल अपने वालिदैन से बेइंतहा मोहब्बत करता था, इसलिए वो कुछ छुपाना नहीं चाहता था। घर जाके सब कुछ अपने वालिद को सच सच बता दिया, क्योंकि रेशमा के वालिदैन से इसके वालिदैन कारोबार में बहुत छोटे थे, इसलिए ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इन लोग का निकाह आपस में हो पाए। आदिल को ये बात बताने के बाद आदिल के वालिदैन द्वारा एक बहुत बड़ी उसके सामने शर्त रखी गई। आदिल के वालिदैन कहते हैं, अब तुम्हें या तो रेशमा को चुनना होगा या फिर हम सबको और इस घर को। दोस्तों, ये बहुत मुश्किल वक्त होता है, एक अपने प्यार को चुनना और एक अपने वालिदैन को। इस बात को ध्यान में रखते हुए आदिल ने कहा, आप हमें मजबूर ना करें, हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि आप हमारे सामने ऐसा मसला ना लाएं। लेकिन वो लोग इस बात पर अड़िग रहते हैं। तो फाइनली आदिल कहता है, ठीक है, हम रेशमा को जुबान दिए कि उससे निकाह करेंगे। आपके पास तो फिर भी आपका लाडला आसिफ है,
अगर आपको हमसे मोहब्बत होगी तो आप हमें अपना लेंगे और सब कुछ वापस पुराने तरह से चलेगा। और भी तो फिलहाल हम रेशमा से निकाह करके रहेंगे और वैसे भी हम बालिग हो चुके हैं, हम अपना फैसला खुद लेंगे और ले सकते हैं। फाइनली दोस्तों, आदिल अपने दोस्तों के साथ जाता है मस्जिद में और रेशमा से वहाँ निकाह करता है। और उसी दिन से, उसी लम्हा से, उसी पल से ये एक दूसरे के हो गए और आपस में सोहर बीबी एक भाड़े का रूम लेके रहने लगे। इधर दोस्तों, आसिफ का मन आदिल के बिना नहीं लगता था, तो फाइनली अपने वालिदैन से कहता है, अबूजान, भाईजान ने तो मोहब्बत कर ली और अपना घर भी बसा लिया। ज़्यादा देर तक गुस्सा करना ठीक नहीं होगा अबूजान, अब गुस्सा थूक दीजिए और भाईजान को अपना के घर में भाभी जान के साथ पनाह दे दीजिए अबूजान। फैमिली को देर से ही लेकिन ये बात समझ में आती है और उसके वालिदैन कहते हैं, ठीक है बेटा, अब जो होना था वो हो चुका, अब अपने भाईजान को खोज के फाइनली घर लाओ और हम दिल से इस्तकबाल करना चाहते हैं उन दोनों का। उधर आसिफ को कब्रिस्तान भी गए हुए कई दिन तक हो चुके थे दोस्तों। उधर वो सोचा करता था कि इनका ज़िंदगी बसाने के चक्कर में मैं अपना ज़िंदगी कब तक बर्बाद करता रहूँगा, इसलिए ये काम मैं कल करूँगा, आज नहीं। फाइनली आज रात को वो कब्रिस्तान के लिए निकलता है, लेकिन तब तक एक गार्ड इस कार्य को करते हुए इसको देख लेता है, लेकिन वो कार्य समाप्त हो जाता है और वहाँ से वो भाग जाता है दोस्तों। ये घटना पुलिस वालों की आंख के सामने घटी थी दोस्तों, लेकिन उन लोगों को लगा कि ये कोई साया है, भूत है, इंसान नहीं है। दोस्तों, हम आपको एक बात यहाँ पर बताते चलें, हम आपकी दृष्टिकोण, आपकी सोच को तो नहीं जानते, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो विज्ञान न ही इस चीज़ का बढ़ावा देता है और न ही इस चीज़ को मानता है। इधर पुलिस वालों ने कांपते स्वर में DCPI को बताया कि सर, आज फिर रात में हुआ और हमें लगता है कोई इंसान नहीं, कोई बुरी साया भूत हो रहा है सर, हम बहुत डर गए थे सर। ये बात सुनते DCP का गुस्सा लाल और गाली देते हुए कहा, सालों, कमीनों, निकम्मों, हम तुमसे कई बार कहे हैं कि ये सब भूत आत्मा वाली चीजें नहीं होती हैं। सीमत दिखाई थी उस समय ने तुमको, समझ में नहीं आता है क्या तुम लोग को? फाड़ के उस बॉडी को देखो, उसके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं। सीमत नाम मिला तो मेरा नाम चेंज कर देना। अगर तुम लोग मुस्तैदी से काम नहीं किए तो हम मुसीबत तुम लोग को बर्खास्त करवा देंगे। फिर फाइनली अगले दिन आसिफ आदिल को ढूंढते ढूंढते एक रूम में देख ही लिया दोस्तों, और देखते ही जाके गले लगा और कहा, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं भाईजान। इधर भाभी जान के साथ तो आपका सफ़र बहुत अच्छा कट रहा होगा, क्या कभी आप अपने वालिदैन के बारे में सोचे कभी? दोस्तों, आदिल ने कहा नम आवाज़ों में, आसिफ मेरे भाई, तुमको पता है हम बेशक उनसे दूर हैं, लेकिन उनको आज भी बहुत मोहब्बत करते हैं, और मैंने नहीं, उन्होंने ही हमारे लिए घर के दरवाजे बंद किए थे मेरे भाई। वो आज हमें बुलाने हम आज उनके पास जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुदा करे कि उनको ये बात जल्द से जल्द समझ में आ जाए, हम आज भी उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। इधर आदिल रेशमा को बुलाता है और कहता है, मिलो अपने देवर से। रेशमा मिठाई लेते हुए आती है और कहती है, लीजिए भाईजान, ये हुआ आपकी भाभी की तरफ से आपके लिए पहली मिठाई। इधर जैसे ही आसिफ उसे पहली नज़र से देखा, उसके जहन में ख्याल आने लगा, वाह वल्लाह, क्या गजब की आइटम है, इसके साथ तो हमें बहुत कुछ करना है। लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत
तेज तर्रार था होगा। हाँ लाइए भाईजान लाइए। फाइनली उन दोनों को अपने घर पे लाता है और पूरा परिवार एक बार फिर एक साथ एक छत के नीचे अमन चैन के साथ रहने लगता है दोस्तों। और आदिल चाहता था कि घर में कुछ रोजगार और बढ़े और आमदनी का थोड़ा और स्रोत हो। और वहीं आसिफ किसी कंपनी में बात किया जिसमें उसकी शिफ्टिंग रात में थी और आदिल को हंसते हुए उछलते कूदते हुए कहा, भैया हम आपके लिए एक बहुत अच्छी जॉब खोजे हैं, बस एक ही सी शर्त है कि दिन में आप भाभी जान के साथ वक्त तो गुजारोगे लेकिन रात की मस्ती नहीं हो पाएगी भाईजान, क्योंकि रात में ही शिफ्टिंग है। कोई बात नहीं, आदिल ने कहा कोई बात नहीं, कुछ दिन काम कर लेंगे और उसके बाद तो पूरा वक्त ही बचा है मजे लेने का। इधर आसिफ मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहा था। उसके मन में ये चल रहा था कि अब मेरे रास्ते का कांटा हट गया है। और फाइनली आज रात को आदिल निकला और आसिफ एक दुकान से इंजेक्शन लिया जिससे व्यक्ति को नींद आ सके। उसे लेके फाइनली वो रेशमा के पास गया और कहा, भाभी जान हमें एक डॉक्टर से इन्फॉर्मेशन मिली है, आपको मलेरिया हुआ है और ये इंजेक्शन है, ले लीजिए, आपका बीमारी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि फाइनली दोस्तों जहाँ लोग रहते थे वहाँ मच्छर बहुतायत पाए जाते थे। रेशमा ने भी कोई विचार नहीं किया और इंजेक्शन लगवा ली दोस्तों। रेशमा को नींद आने लगा लेकिन उतनी भी गहरी नींद नहीं कि कोई उसे उठा ना सके। आसिफ इधर खुशी होते हुए अपने मन में सोचता है अब इसे छूना चाहिए, और जब छूता है तो ऐसा लगता है रेशमा को कि कोई इसकी बॉडी को कोई और टच कर रहा है। तो फाइनली एक लात जोड़ कर मारती है उसे। तो जब आसिफ को लगता है तो कहता है, अरे मैया कितनी जोड़ की लात मारी रे मैया, टूट गया रे, कोई बचाओ रे, तुझे तो छोड़ूंगा नहीं, ऐसी मारी है तेरी कहाँ मारूंगा, अरे मैया। दोस्तों तभी उसके मन में ख्याल आता है कि इससे पहले कि हमें कोई देख ले वहां से जल्दी से उठ के भाग जाता है वहां से आसिफ। इधर सुबह आदिल काम करके वापस आता है और अपने फैमिली के साथ अच्छे से बातचीत करता है और रेशमा को बताता है कि जहाँ मैं काम कर रहा हूँ फाइनली कुछ दिन बाद वहाँ एक फ्लैट हम लोगों को मिल जाएगा। इधर आसिफ को सुन के जैसे कि 440 वोल्ट की करंट ही लग चुकी थी दोस्तों। मन में बड़बड़ाता है, अगर तुझे फ्लैट मिल जाएगा तो मेरा काम ही अधूरा हो जाएगा, मेरा मिशन ही फेल हो जाएगा, फिर वो सब कौन करेगा, कैसे करेगा जो मैंने तेरे बारे में सोचा है। तभी कुछ काम से शाम में रेशमा मार्केट जाती है और आसिफ उसका पीछा करते करते मार्केट तक जाता है। इधर इत्तेफाक से रेशमा का कज़न भाई मिल गया और उससे वो गले मिल रही थी, तभी का कैद कर लिया आसिफ ने अपने मोबाइल में उस तस्वीर को और किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वालों से मिला और उसका उलूल जुलूल तस्वीर बना लिया दोस्तों। कंप्यूटर वाला देखता है, मना करता है तो उसने धमकी देना शुरू किया, अगर तूने इस तस्वीर को नहीं बनाई तो खुदा कसम अगले पल तेरा दुकान और तू यहाँ पे नहीं रहेगा। ये आसिफ का जुबान है, अब तू तय कर ले कि तुझे क्या करना है, बनाना है या फिर जान से हाथ धोना है। फाइनली दोस्तों कंप्यूटर वाला बेचारा मासूम भोला सा था, वो डर गया और उसने उस तस्वीर को बनाया जिसकी आसिफ ने डिमांड करी थी। और फाइनली दोस्तों उस तस्वीर को लेके आसिफ आदिल के पास जाता और कहता है, भाईजान
भाईजान मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ भाईजान। आदिल ने कहता है हाँ बताओ भाई, आओ बैठो बैठो, बताओ क्या बात है। आसिफ थोड़ा सा कांपते हुए सर में कहता भाईजान, भाईजान की नीयत पर थोड़ी हमें शक हो रही है भाईजान। आदिल गुस्से से भड़क गया। तो आसिफ ये ना बोलो कि वो तुम्हारी भाभी जान है और हम उनके खिलाफ एक शब्द भी ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। आदिल याद रहे, अगर तुम मेरे भाई नहीं रहते तो इस वक्त हम तुम्हारा सर काट के फेंक दिए रहते। और ध्यान रखना, उससे मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत, और दोबारा से उसके संबंध में ऐसी बात करने की गुस्ताखी मत करना। उसने कहा भाईजान ये चीज़ देख के हमारा भी खून खौला था, हमें भी बहुत गुस्सा आई थी भाईजान। आप हमें तो मार देंगे, बेशक आप हमारा सर काट के फेंक दे सकते हैं भाईजान, फेंक दीजिएगा। आप कितने को मारेंगे और कहाँ कहाँ मारेंगे भाईजान? भाईजान मैं आपसे ऐसे ही नहीं बात कर रहा हूँ भाईजान, मेरे पास वाजिब सबूत है भाईजान। सबूत 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 है ना तेरे पास? याद रख वो बेगम है हमारी और हम उसके खिलाफ गलत सबूत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। याद रखो, गलत सबूत निकला तो इसी वक्त हम तुम्हें दुनिया छुड़वा देंगे। हम जिसके लिए अपना घर छोड़ सकते हैं उसके खिलाफ गलत सबूत पाने पर दुनिया भी उसे छुड़वा सकते हैं जिसने यह गुस्ताखी करी हो। बेगम है हमारी, मोहब्बत करते हैं हम, इसलिए ध्यान रखना जरा भी गलती नहीं होनी चाहिए। उधर आसिफ, बेशक उसके पास गलत ही सबूत था लेकिन सबूत तो सबूत था ना दोस्तों, इसीलिए उसी आवाज में उसी लहजे में बोलता है भाईजान। भाईजान आसिफ भी एक मर्द का बच्चा है और बेबुनियाद सबूत आसिफ के आजू बाजू भी नहीं भटकते। आप हमारे ट्रैक को उठा कर देख सकते हैं, क्लास वगैरह में आसिफ ना कभी गलत था, ना है और ना रहेगा। इस सबूत को आप देखें, उसके बाद तय करें कि क्या गलत है और क्या सही है, समझे? और ये बात कहते कहते दोस्तों आसिफ ने आदिल को वो फोटो दिखा देता है। इधर सबूत को देखते हुए आदिल की आंखों पर विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन वो सोचा कि ये मेरा भाई है, गलत थोड़ी दिखाएगा। फाइनली इस बात की जांच पड़ताल के लिए आदिल ने भी एक बार रेशमा का पीछा किया और पीछा करते करते बाजार तक गया। इत्तेफाक से वहीं गजन भाई एक बार फिर उससे मिला जो उस बावत उससे मिला था। आपस में नज़दीकी के कारण वो दोनों अच्छे भाई बहन थे और हालचाल पूछते ही उससे वो गले लग गया। ये सीन देखते ही आदिल को वो वाली बातें याद आ गई जो वो आसिफ ने उसे सबूत के तौर पर दिखाई थी, और उसके सामने उस भरे बाजार में रेशमा को आदिल ने जोरदार तमाचा मार दिया। दोस्तों रेशमा ने उसके तरफ देखा और कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई इस पब्लिक प्लेस पर हमारे ऊपर हाथ उठाने की? आदिल ने कहा, बच्चात तुम मेरी हिम्मत की बात मत देखो, अपनी गिरबान में झांक कर देखोगे तुम किसके साथ ये गुलछर्रे उड़ा रही हो। रेशमा ने पूछा, कौन है ये, क्या जानते हो इसके बारे में? मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ये और आशिक है, एक तरफ हमसे मोहब्बत का दिखावा करती हो, एक तरफ गुलछर्रे उड़ाती हो, तुम्हारा किसी एक से मन भरता ही नहीं है, जिनेकारी कराती हो, तुम्हें अपने जिस्म को बांटने का शौक है, और तुम एक तरफ प्यार का दिखावा करती हो, दूसरी तरफ ये घिनौना खेल करती हो।
दोस्तों उसका कजन भाई कहा, अगर तुमने मेरी बहन के संबंध में एक शब्द भी और एक्स्ट्रा बोला तो उठा पटक दूंगा। बादल ने कहा, ये तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? एक तरफ इसके साथ जेनाकारी करते और दूसरी तरफ बहन बता रहे हो। हमने बहुत से ऐसे रिश्ते देखे हैं और झूठ बोलने की हिम्मत मत करना हमारे सामने। फाइनली दोस्तों रेशमा नहीं चाहते थे इन दोनों के बीच में कोई मनमुटाव हो और लड़ाई जैसी विवादपस चीज़ें हों, इसलिए वो कहती थी, भाईजान आप घर जाइए भाईजान, ये हमारा मामला है, हम इसको संभाल लेंगे भाईजान। और वहीं उसका कजन भाई जाते जाते कहता है, कोई भी दिक्कत होगी तो एक कॉल बस हमें करना, तुम्हारा भाई दरवाजे पर खड़ा मिलेगा तुम्हें। वो उसको कहते हैं, शुक्रिया भाईजान, और वहाँ से वो निकल जाता है। इधर रेशमा आदिल को बोलते, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम पब्लिक प्लेस पर इस तरह हमारे ऊपर हाथ उठाओ और इस तरह से हमारी बेइज्जती करो, समझे? आदिल ने कहा कि हाँ ठीक है, जाओ ना, उसी के पास रहो। आज मैंने जिसके लिए अपना परिवार छोड़ा, आज उसी ने हमें छोड़ने के लिए तैयार हो गई। यही तुम्हारी सभ्यता है, यही तुम्हारी खून में बसा है। रेशमा कहती है, हाँ ठीक है, जा रही हूँ अपने घर, और जब सोचने समझने की हिम्मत आ जाए तुम में, फिर मेरे पास कॉल कर लेना, समझे? और जैसे ही घर से जाती है दोस्तों, इधर आसिफ पगला जाता है और सोचता है कि साला मैंने क्या सोचा और हुआ क्या। मैंने सोचा कि आसान राह हो जाएगा, लेकिन मैं और कीचड़ में गिरता जा रहा हूँ, अब मेरा क्या होगा। वो जैसे ही निकलती है दोस्तों, आसिफ ने आदिल को पकड़ा और कहा, भाईजान भाभीजान जा रही है, उन्हें रोक लो, खामखा ये बात समाज तक जाएगा और आप दोनों की बेइज्जती होगी भाईजान। आदिल गुस्से में लाल था, वो कुछ सुनना समझना नहीं चाहता था। वो कहता था, कहा जा रही है तो जाने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बदतमीज औरत की हमें कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों रेशमा चली जाती है और आसिफ सोचता रहता है कि वाह कितनी खूबसूरत है, हिरनी जैसी आंखें उसकी, बाल घुंघरैले हैं उसके, और बाएं गाल पे जो उसका तिल था उसे और आकर्षक बना रहा था। जब वो हंसती थी तो उसके गाल पे जो डिम्पल बनता था, मानो देख के परियां भी शर्मा जाएं। जुल्फ जब उसके लहराते थे दोस्तों, तो मानो कि काली घटा से छा जाए, कुछ इस प्रकार उसकी सुंदरता थी। यही आसिफ सोच बहुत प्रफुल्लित हो रहा था। ये सब सोचते सोचते आदिल के मन में आता है, आसिफ के मन में आता है, सॉरी बेटा, इन ख्यालों से निकल और दोबारा उसे पाने के लिए सोच। तभी दोस्तों आसिफ का खुराफाते दिमाग उसको एक आइडिया देता है, बेटा अगर तुझे उसे पाना है तो भाईजान का मोबाइल ले और उसके व्हाट्सएप को अपने मोबाइल में लिंक कर, भाईजान के मोबाइल से माफ़ी मांगते हुए मैसेज कर, कल रात को उसके पार्क में, उसी कब्रिस्तान में वो मिलने आए जिसमें हम लोग मिला करते थे और वहीं काम तमाम करते। फिर दोस्तों आसिफ जाता है, आदिल इधर गम में बैठा टूटा हैरान परेशान रहता है। वो थोड़ा इधर उधर बातें करता है और कहता है, भाईजान आप अपना मोबाइल थोड़ा देंगे? तो आदिल ऐसे ही उसे दे देता है, क्योंकि उसने कभी शक किया ही नहीं था कि मेरा भाई कुछ गलत करेगा, और फिर वो ऑलरेडी गम में चल रहा था तो क्या ही सोच पाता। मोबाइल लेने के बाद दोस्तों उस व्हाट्सएप को अपने मोबाइल से लिंक करता है और
आदिल के मोबाइल से उसको मैसेज करता है माफ़ी मांगते हुए कि जो हुआ उसे भूल जाओ और उसी कब्रिस्तान में मिलने आओ। हम जो किया उसके लिए शर्मिंदा हैं। इस वक्त हमारी अकल ठिकाने पर है और काम का तनाव इतना था कि हम कुछ सोच ही नहीं पाए, बस अकारण तुम्हारे ऊपर भड़क गए। रेशमा ने इस्माइल का इमोजी भेजा और कहा, क्यों रास्ते पा गए तुम? इसीलिए कहते हैं कि सोच समझ के काम किया करो, समझे? चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, हम मिलते हैं। ओके। उसके बाद आसिफ ने उसके मोबाइल से इस मैसेज को डिलीट फॉर मी कर दिया और जब उसको उसने फ़ोन किया तो रेशमा ने कहा, कहाँ मिलने आ रहे हो? और आदिल ने उस मैसेज को पढ़ा तो कहा, इससे मिलने कौन आ रहा है, मैं भी तो देखूं। फाइनली आसिफ ने आदिल से फ़ोन लिया। दोस्तों उस मैसेज को आसिफ तो पढ़ सकता था लेकिन सेंड नहीं कर सकता था क्योंकि लिंक किया था ना, तो उससे वो मैसेज करता है उसको कि उसी कब्रिस्तान पे जहाँ हम तुमसे मिला करते थे रात के टाइम में, और उसी मैसेज को उसने फिर डिलीट फॉर मी कर दिया। फिर रेशमा लिखती है, ठीक है मैं कल शाम को आ रही हूँ, तैयार रहना उसी कब्रिस्तान में। इधर आसिफ वहाँ से चला जाता है मोबाइल लेके। फिर आसिफ कहता है, इसी दिन का तो हमें इंतज़ार था शिद्दत से। इधर आदिल का शक तो उसके यकीन में बदल चुका था। दोस्तों उस मैसेज को देख के आदिल एकदम पगला जाता है। वो कहता, अच्छा कब्रिस्तान में मिलने आ रही हो तो हम भी ज़रा देखें कि किससे मिलने आती है ये। और तय वक्त पर आदिल भी वहाँ पहुँचता है। दोस्तों एक पेड़ के किनारे छुपा हुआ तो होता है दोस्तों, और दूसरे पेड़ के किनारे रेशमा। इधर एक पेड़ के नीचे आसिफ सोचता रहता है, कोई तो मिले जिससे एक दूसरे का हमें फेस समझ में आए। फिर आसिफ पूरी हिम्मत के साथ निकल के रेशमा की तरफ बढ़ जाता है, उसे पकड़ता है और कहता है, भाभी जान आज वर्षों की प्यास अपनी बुझाऊंगा। यकीनन तुम्हें आज हमसे कोई नहीं बचा सकता भाभी जान। तुम बनी हो तो सिर्फ मेरे लिए और बनी रहोगी तो सिर्फ मेरे लिए भाभी जान। और इतना बोलते ही दोस्तों वो उसका गला घोंट देता है और उसे जान से मार देता है। दोस्तों कितना गलत हुआ दोस्तों। और इधर आदिल देख ही रहा था और वहाँ जाता है उसके पास, कहता है, उसे तो इतना बड़ा गद्दारी किया मेरे साथ तू। आदिल कहता है, आसिफ कहता है, छोड़ दो भाईजान, अब ये खुदा को प्यारा हो गई, मेरे लिए है ये। और फाइनली आदिल पगला जाता है दोस्तों, लेकिन थोड़ी होश रहते हुए उसने पुलिस को बुला रखा था और कहा, इसे हमारी नज़रों से ले जाओ, इसने बेगम को मारा, हमारी बेगम को, और ये और देर तक रहा तो हम इसे जान से मार देंगे। फाइनली दोस्तों पुलिस वाले उसे ले जाते हैं और जब उसे पकड़ते हैं दोस्तों तो कहता, अरे पुलिस वाले ले चलना है, बेशक ले चलना, लेकिन एक बार इसे पा तो लेने दो, मेरी वर्षों की अधूरी प्यास रह जाएगी अगर हम इसे नहीं पा पाए तो। थोड़ा सा वक्त दे दो। और ऐसा करके दोबारा इस बॉडी की तरफ दौड़ने लगता है दोस्तों। तभी आदिल इतनी गुस्से में रहता है, एक लात मारता है दोस्तों। आदिल वहाँ से 4-5 फीट दूर फेंका जाता है। कब्रिस्तान में काम करने वाली गार्डों ने भी उसे उसके चेहरे को देख के बताया, सर यही वो व्यक्ति था जो सायानुमा के रूप में आता था और बॉडियों के साथ
ऐसा करता था। फाइनली पुलिस हथकड़ी लगाती और कहती है, अब तो बेटा तुम्हें जो मिलना होगा वो हवालात में ही मिलेगा, और कर लेना वहाँ अपनी पूरी प्यास। एक झापड़ मारती है और कहती है, तिवारी फौरन अरेस्ट कर लिया जाए इसे। तभी दोस्तों टीपीसी का तारे सालों जेल में ले जाओगे तो कैदियों के साथ बुरा बर्ताव करेगा। सबसे पहले इसको मेडिकल टीम के हवाले करो, इसकी मानसिक स्थिति का अनुमान तो लग सके कि क्या है ये, और मेडिकल टीम जो कहती है वो उसके साथ करो। मेडिकल टीम के पास जाने के बाद वो कहता है, सबसे पहले ये सीमन और इसका हमें ब्लड चेक करना होगा ताकि हम पता लगा सकें कि ये दोनों एक दूसरे से मिलता है या नहीं। मिलने के बाद ये पता चलता है कि आसिफ ही था जो नेक्रोफिलिया से ग्रसित था, लेकिन आसिफ को खुद नहीं पता रहता है कि वो कब नेक्रोफिलिया से ग्रसित हो चुका था। उसके बाद पुलिस वाले ने कहते हैं, ठीक है आप इसके साथ उचित काउंसलिंग के साथ इलाज करो, और उसके बाद फिर हम तय करेंगे कि कितने दिनों की इसे सज़ा मिलनी चाहिए। इतनी सी थी दोस्तों हमारी कहानी। लेखक विक्की तिवारी, प्रस्तुतकर्ता आप जानते ही हो। दोस्तों देखिए, अब कुछ पर्सनली कुछ अपना विचार हम रखना चाहेंगे आपसे। देखिए क्या होता है कि ऐसे व्यक्तियों का पहचान करना बहुत ही आसान होता है दोस्तों। वो किसी काम के रिजेक्शन से डरते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो नेक्रोफिलिया से ग्रसित होते हुए जानबूझ के ऐसा करते हैं। उनको खुद ने ही नहीं मालूम रहता है कि कैसे ये क्या है क्या नहीं है, तो इसे लोगों को ही इससे निपटना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो आपके संपर्क में, आपके संबंध में जो भी ऐसा अटपटा व्यवहार करे, उसके व्यवहार को परखें, समझें, और मेडिकल टीम से, डॉक्टर से उसके बारे में सलाह लें, और उस पर उचित से उचित नज़र बना के रखें, और बिना उसके शक में आए उसकी हरकतों को कैद करें और उस पर जांच पड़ताल करें। दोस्तों ध्यान रखें, ऐसी स्थिति में अगर आप सामने से जाते हैं तो वो आपके ऊपर हावी हो सकता है और आपका भी काम तमाम कर सकता है। इसलिए सावधानी से करें और समझदारी से करें और बखूबी करें।